बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ आवान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 और वो क्या है टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी के। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मेन टॉपिक पे आने से पहले व्हाट वुड आई लाइक टू से दैट जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ तभी सेल डिस्कवर हुआ। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप जरूरी है। सो जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ तभी रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया, सेल को देखा और उसके बाद जो और बायोलॉजिस्ट हैं मजीद वो सेल की स्टडीज में चलते गए, माइक्रोस्कोप जो है वो मजीद एडवांस होते गए और उसके साथ साथ हमारे पास जो नॉलेज है बायोलॉजी का वो बढ़ता गया और आज 2020 में हम इस काबिल हैं कि ब्लड में मौजूद एक सिंगल हेपेटाइटिस वायरस को इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली हम उसको देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जितनी नॉलेज हमारे पास इस ईयर तक मौजूद है बायोलॉजी के बारे में वो एक्चुअली कहां से आई है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, उनको जब हम बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज करते हैं। सो कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास यूज होती हैं सेल बायोलॉजी में से, उनमें से बहुत सारी टेक्निक्स में से कुछ टेक्निक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज व्हाट, दैट इज द माइक्रोस्कोपी। Dear students, microscopy is a combination of two words in which the micro means small and scopy means to see. So, microscopy is actually the technique which is used to magnify the smaller objects with high or good resolution by using a microscope. Dear students, microscopy आपके पास वो टेक्निक है जिसके जरिए हम जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो माइक्रो बॉडीज हैं, उनको बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाई करके, उनको बहुत ही ज्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है इसमें हमने दो बड़े वर्ड यूज किए हैं, वन इज द मैग्नीफाई एंड द सेकेंड वन इज द रेजोल्यूशन। नाउ इस डेफिनेशन में हमने पहले पार्ट को तो ये कवर किया कि माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत छोटी ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही बड़ा करके दिखाएगा, लेकिन उसके साथ साथ रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप खुद अभी बैठे बिठाए करेंगे सो यू विल गेट इट्स नॉलेज। कि फॉर एग्जांपल जो ये फिंगर है, फिंगर पे आप ब्लैक पेन लें और उससे एक डॉट डालें और उसके बिल्कुल करीब थोड़ा सा फासले में आप दूसरा रेड पेन लेके दूसरा डॉट डालें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब इस फिंगर को आप थोड़े से फासले पे रखेंगे सो आपको रेड और ब्लैक के बीच में फासला नजर आएगा, लेकिन अगर आप फिंगर को बहुत आंख के करीब ले जाएंगे सो तब आप ये नोट करेंगे कि रेड और ब्लैक कलर जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और इस लेवल पे आने के बाद जो फिंगर है वो आपको क्लियरली नजर नहीं आती। सो दिस इज व्हाट रेजोल्यूशन। कैसे? कि रेजोल्यूशन हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वो सलाहियत है जिसके जरिए दो करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बीच में आप इजीली डिफरेंस कर सको। फॉर एग्जांपल यहां पे रेड डॉट है और यहां पे ब्लू डॉट है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, चूंकि कैमरा आप लोगों से दूर है, इमेज हमारे पास आ रहा है, हमने जूम इन नहीं किया, सो शायद आप लोगों को ये जो दोनों कलर्स हैं इनके बीच में कोई भी फासला फील ना हो कि इनके बीच में फासला नहीं है, लेकिन जब मैं यहां से देख रहा हूं सो इन दोनों डॉट्स के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। दैट इज व्हाट, दैट इज द रेजोल्यूशन। के जब दो करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स के बीच में आप इजीली फर्क कर सकें, इस सलाहियत को क्या कहा जाएगा? रेजोल्यूशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका कैमरा है, आपका मोबाइल कैमरा है और आप कोई पिक्चर ले लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जिस चीज की आप पिक्चर ले रहे हैं, लेट्स सपोज वो बहुत दूर है, सो आप कैमरे के लेंस में जूम इन पे जाते हैं। जितना आप जूम इन करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी आप पिक्चर लेते हैं सो आप जूमिंग पे जाते हैं। जूमिंग में वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैप्चर तो हो जाता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता, बिल्कुल फेशियल फीचर्स आपको उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नजर नहीं आएंगे।
लेकिन वो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा, लेकिन उसके फेस, उसमें जो छोटी छोटी, लेट्स सपोज हम नाक की बात करें या कान, आंखों की बात करें, वो आपको क्लियर नजर नहीं आएंगे. सो दैट इज रेजोल्यूशन. क्योंकि जितना आप किसी ऑब्जेक्ट को जूम इन करके जाओगे, सो व्हाट वुड हैपन कि इमेज जो है वो क्लियर नहीं होगा. सो अच्छा माइक्रोस्कोप तब ही होगा जब वो मैग्नीफाई भी कर रहा है और साथ में जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, जिसके इमेज को आप देख रहे हैं, वो इंतहाई ज्यादा क्लियर भी हो. इस फिनोमेना को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी एक सेल को स्टडी कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये कहूं कि ये आपके पास सेल है, सेंटर में मौजूद है हमारे पास न्यूक्लियस और उसके बिल्कुल करीब क्या मौजूद है, वी हैव द गोल्जी अपरेटस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो गोल्जी अपरेटस है और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में आप इजीली इस लेवल पे फर्क कर सकते हैं. सो दिस मींस दिस इज हाई रेजोल्यूशन. लेकिन अगर आप इसको बहुत मैग्नीफाई करेंगे, सो ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी. ये ब्लू और ब्लैक कलर एक दूसरे में अंदर घुस जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्लैरिटी मेंटेन नहीं रहेगी. तो इसका मतलब कि अब रेजोल्यूशन हमारे पास क्या हो गई है, वो डैमेज हो गई है. सो जो माइक्रोस्कोपी टेक्निक है वो मैग्नीफाई करके तो दे रहा है, लेकिन साथ साथ में जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़ा करके हाई रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो माइक्रोस्कोप है वो हमारे पास 3 किस्म का है जो कि आपकी बुक में है. इसके अलावा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी है, लेकिन जो सबसे बेसिक माइक्रोस्कोप है वो एक्चुअली एक सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है. और सिंपल माइक्रोस्कोप की एग्जांपल में आपके पास आती है क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास. नाउ मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली एक लेंस होता है जिसमें जिस ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं वो आपको बड़ा होकर नजर आता है, जो कि बुक रीडिंग के लिए यूज हो सकता है. सो इसका मतलब कि वो क्या है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसमें हैंडल होता है, ऐसे एक हैंडल मौजूद है और ये आपके पास यहां पे लेंस मौजूद है. सो जब आप बुक रीड कर रहे हैं और अगर उस बुक में बहुत जो अल्फाज हैं वो छोटे छोटे हैं, सो व्हाट यू डू, यू यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि उन अल्फाज को बड़ा करके, उन वर्ड्स को बड़ा करके दिखा रहा है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेंस. और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस मौजूद होता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ज्यादातर लैब्स में जो माइक्रोस्कोप यूज होता है दैट इज एक्चुअली द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं. और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास 2 लेंस होते हैं. जो फर्स्ट लेंस है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द आई पीस. और जो आपके पास सेकंड लेंस है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस. जैसा कि आप लोगों को यहां पे एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है माइक्रोस्कोप की, जिसमें ये जो पॉइंट है यहां पे एक लेंस रखा जाता है जिसको आईपीस कहा जाता है, और ये आपके पास रोटेटिंग बॉडी है, ये माइक्रोस्कोप की बॉडी है. इस बॉडी के साथ जो है और लेंसेज अटैच्ड हैं, जैसे आपको यहां पे ये 3 लेंसेज नजर आ रहे हैं जिसको मैंने ब्लू से शेडेड किया है. So dear students, ये जो लेंस है that is actually what objective lens. Now students, इन लेंसेज के नीचे एक स्टेज होती है जहां पे आप स्लाइड रखते हैं. स्लाइड यू वुड नो कि शीशे की एक छोटी सी प्लेट होती है, उसके ऊपर आप स्पेसिमेन रखते हैं. फॉर एग्जांपल स्पेसिमेन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप खून का एक कतरा उस स्लाइड के ऊपर डाल देते हैं और उस खून के एक कतरे को आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे सो वो खून का कतरा आपको कैसे नजर आएगा. वो खून का कतरा जो है उसमें आपको बहुत सारे रेड कलर के डॉट्स मिलेंगे और साथ में कुछ ट्रांसपेरेंट एरिया मिलेगा, कुछ पानी वाला एरिया मिलेगा जिसमें जो ये रेड डॉट्स हैं ये मूव कर रहे होंगे. सो ये रेड डॉट्स हमें एक्चुअली नजर नहीं आते विदाउट द माइक्रोस्कोप, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं सो ये रेड डॉट्स एक्चुअली क्या है, दे आर द रेड ब्लड सेल्स. दे आर व्हाट, रेड ब्लड सेल्स. लेकिन ब्लड में जो है रेड ब्लड सेल के अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, जो कि इस माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इनकी जो लिमिट है वो क्या है, दैट इज 1000 to 2000x.
नाउ यहां पे जो x का वर्ड है इट मींस टाइम्स, कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 1000 गुना या 2000 गुना बड़ा करके दिखाएगा। सो अगर इस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर तक पहुंचने के बाद भी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो मतलब जिस चीज को आप देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, नैनो लेवल पे है, जिसको ये माइक्रोस्कोप जो है उसकी इमेज बना नहीं सकता। तो इसका मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लिमिट क्या है? लिमिट उसकी है मैग्निफिकेशन पावर, कि जो माइक्रोस्कोप है उनकी एक हद है, 2000 गुना बड़ा करके किसी ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं लेकिन इससे बड़ा करके नहीं दिखाएंगे। सो उसके लिए फिर हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज व्हाट? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बट डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर कि कोई भी जो माइक्रोस्कोप है उसकी लिमिटेशन क्या है? उसकी लिमिटेशन उसकी मैग्निफिकेशन पावर है और उसकी लिमिटेशन उसकी रिजॉल्विंग पावर है। और रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर मैंने आपको बता दिया है कि ये वो पावर है जो कि दो करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स के बीच में इजीली फर्क करके दिखाएगा। जिसकी मिसाल मैंने दी कि अगर आप एक पिक्चर को लेते हैं, उसको जूम इन करते हैं, सो वो ब्लर होता जाता है, वो क्लैरिटी खत्म होती जाती है, तो इसका मतलब रेजोल्यूशन डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी ब्लड को बड़ा करके उसमें रेड ब्लड सेल दिखा रहा है लेकिन आपको व्हाइट ब्लड सेल नजर नहीं आ रहे, तो मतलब उसकी मैग्निफिकेशन पावर लो है। और अगर वो इमेज क्लियर नहीं है तो इसका मतलब कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो भी बहुत ज्यादा लो है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है? 250 नैनोमीटर। 250 नैनोमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो कोई करीब ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में 250 नैनोमीटर का फासला है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको वो क्लियर करके दिखाएगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में, दो माइक्रोबॉडीज के बीच में जो फासला है वो 250 नैनोमीटर से कम है तो वो माइक्रोस्कोप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक करके दिखाएगा, क्योंकि उन दोनों में वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो मैग्निफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो एक्चुअली डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? इस आईपीस और इस ऑब्जेक्टिव लेंस की किस पे? मैग्निफिकेशन पावर पे, कि ये लेंस कितना टाइम बड़ा करके ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है और ये लेंस कितना दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव लेंस किसी ऑब्जेक्ट को 10x 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। जो आई पीस है फॉर एग्जाम्पल इसकी पावर है 100x, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट को 100 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। नाउ इन दोनों लेंसेज को जब आप माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो इसकी वजह से जो टोटल मैग्निफिकेशन है माइक्रोस्कोप की वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब आप क्या करेंगे? आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, जिससे जवाब आता है 1000। तो इसका मतलब जो टोटल मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप है वो एक्चुअली आपके पास प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है किसका? आईपीस लेंस की पावर का और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर का। सो अगर ये 10x है, ये 100x है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, जवाब आया आपके पास 1000x, तो मतलब ये माइक्रोस्कोप उस ऑब्जेक्ट को 1000 गुना बड़ा करके दिखाएगा। So you should remember that magnification power of a microscope, actually the total magnification power comes from what? From the product of both lenses power. दोनों लेंसेज की जो मैग्निफिकेशन पावर है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास टोटल आएगा। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स हैं इनकी लिमिटेशन क्या है? मैग्निफिकेशन पावर मैक्सिमम क्या है? 1000 to 2000 x, और x क्या शो कर रहा है? टाइम्स, गुना, मतलब ये माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को 2000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। So dear students, you should remember that magnification power depends on what? On the power of the lens. लेकिन रिजॉल्विंग पावर किस चीज पे डिपेंड करती है? रिजॉल्विंग पावर से मुराद के माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को कितना क्लियर करके दिखाता है, कितना रिजॉल्व करके दिखाता है। सो यू शुड रिमेंबर कि जो रिजॉल्विंग पावर है, यहां पे हम लिखते हैं दैट रिजॉल्विंग पावर
of microscope depends on quality of the lens. On what? On the quality of the lens. जितनी लेंस की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी. यही वजह है कि आपके जो मोबाइल कैमरा है और जो डीएसएलआर कैमरा है, दोनों के लेंसेज में फर्क ये है कि डीएसएलआर का लेंस जो है वो बहुत महंगा होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है. तो इस वजह से उसकी वजह से आई जाने वाली पिक्चर जो है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो बहुत क्लीन और क्लियर होती है. सो magnification power depends on power of the lens and resolving power depends on the quality of the lens. Now students, इन दो पॉइंट्स को आप एज ए एमसीक्यू याद रखें. उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम रिजॉल्विंग पावर की लिमिट देखते हैं वो 250 नैनोमीटर है. सो ये 250 नैनोमीटर रिजॉल्विंग पावर जो है ये हमारी ह्यूमन आई, हमारी आंख में जो मौजूद लेंस है उससे 500 गुना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर इसकी है. सो इसका मतलब कि अगर रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 250, इसको आप डिवाइड करें विद 500 तो इससे जो जवाब आएगा वो हमारी आई की लेंस की रिजॉल्विंग पावर है जो कि 500 गुना कम है इससे. या हम कह सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर से 500 गुना ज्यादा है. और जो ह्यूमन आई है उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है? दैट इज एक्चुअली व्हाट, यहां पे हम लिखते हैं कि जो ह्यूमन आई है इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो एक्चुअली किसकी बराबर है? 1 मिलीमीटर. कितना? 1 मिलीमीटर. सो इसका मतलब हमारी जो आंख के लेंस है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर दूर से देखते हो, सो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर 1 मिलीमीटर का फासला है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपको अलग-अलग नजर आएंगे. लेकिन अगर फासला उससे कम है फिर आपको वो सिंगल नजर आएगा क्योंकि ये हमारी आइस की लिमिट है. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी किस्म का लेंस यूज नहीं होता बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज होती हैं, इलेक्ट्रॉन रेज यूज होती हैं, कैथोड रेज यूज होती हैं जो कि किसी बायोलॉजिकल सैंपल से गुजरती हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है और वो आपके पास एक इमेज को प्रोड्यूस करती हैं कंप्यूटर के ऊपर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन पावर 10 लाख है. 10 लाख इज इक्वल टू व्हाट? 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन. मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है, विच इज अ वेरी मच हाई मैग्निफिकेशन. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत ही हाई फाई लैब्स में यूज होती हैं जिसमें नैनो लेवल पे स्टडीज की जाती हैं. कोई सेल है, कोई बायोलॉजिकल सैंपल है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, नैनो लेवल पे देखा जाता है कि उस सेल में क्या कुछ हो रहा है. उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं. एक को हम बोलते हैं SEM, which means scanning electron microscope, और जो दूसरी टाइप है उसको हम बोलते हैं TEM, जिसका मतलब है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये दोनों के दोनों की मैग्निफिकेशन पावर है 1 मिलियन. और मैग्निफिकेशन पावर का मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होके नजर आता है. बट इन दोनों में फर्क ये है कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये जो इमेज देता है वो एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल इमेज होता है, जबकि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये आपको 1 डायमेंशनल या हम कह सकते हैं 2 डायमेंशनल इमेज देता है. Now dear students, what is the difference between a 1-dimensional, 2-dimensional और 3-dimensional image? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको नजर आ रहा हूं. सो ये जो मेरी बॉडी है ये आपको नजर आ रही है, बैक साइड नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब दिस इज 1 डायमेंशन. अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं, नाउ यू कैन सी माई फ्रंट एज वेल एज माई बैक, दिस इज 2 डायमेंशन. सो इसी तरह जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो जिसमें ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो आपको 3D नजर आएगा. जैसे 3D मूवीज होती हैं वैसे 3 डायमेंशन आपको नजर आएगा. इट मींस कि उस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और उस ऑब्जेक्ट के बारे में
3-dimensionally you can get the knowledge. So dear students, that is what? That is the scanning electron microscope. So dear students, that is what? Microscopy, जो वो टेक्निक है जिसमें मैग्नीफाई किया जाता है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को विद हाई या गुड. हाई में इसलिए और गुड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ जो माइक्रोस्कोप है उनकी रेजोल्यूशन पावर बहुत लो होती है, कुछ की हाई होती है. इसमें आप यूज क्या करते हो? माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की 3 टाइप्स है, सिंपल, कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन. नाउ जो कंपाउंड है उसमें आपको एमसीक्यू के लिहाज से याद ये रखना है कि मैग्निफिकेशन बराबर है पावर ऑफ बोथ लेंसेज, आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, और मैग्निफिकेशन पावर डिपेंड करती है पावर ऑफ द लेंस पे, जबकि रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ द लेंस. So dear students, that was the first technique of cell biology in your book. Now let's move on to the second technique used in cell biology, and that is what? That is the staining, जो कि लफ्ज आया है from stain, और stain का मतलब है दाग. So dear students, अब हम सेल को दाग कैसे देंगे उसके बारे में बात करते हैं. Now dear students, जो second technique है that is what? That is the staining. और स्टेनिंग का जो लफ्ज है ये स्टेन से निकला है और स्टेन का मतलब है दाग. इस टेक्निक पे जाने से पहले सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपकी अम्मी आपको कहती हैं कि भाई एक सफेद दुपट्टा है, इसको रंग करके ले आओ. सो आप जाते हैं, उसको दुकानदार को देते हैं, दुकानदार उस पर बहुत सारे कलर्स डालता है. सो जब आप लाते हैं सो वो सफेद कपड़े के ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि बहुत विजिबल होते हैं, और कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट भी हो सकते हैं, लो कंट्रास्ट कलर्स भी हो सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे दुपट्टे को रंगा जाता है वैसे ही बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी हम रंग सकते हैं. और बायोलॉजिकल सैंपल्स को जब आप कोई कलर दोगे, इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? स्टेनिंग कहा जाएगा. नाउ आप खुद सोचेंगे कि भाई किसी बायोलॉजिकल सैंपल को रंग देने की जरूरत क्यों है? सो याद ये रखें कि जो हमारे पास सेल है, सेल इज एक्चुअली व्हाट? ट्रांसपेरेंट. सेल बजाते खुद क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है. सेल का अपना कोई कलर नहीं है. अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो शायद आपको सेल नजर ही ना आए. रेड ब्लड सेल आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है जो कि रेड कलर की है. बाकी इसके अलावा जो सेल्स हैं, यू विल नॉट बी एबल टू लुक एट देम इन द माइक्रोस्कोप. वो ट्रांसपेरेंट होंगे, आर पार आपको नजर आएगा. उस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपको कभी नजर नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एक गंदे जगह से पानी लेते हैं और उस पानी को आप रख देते हैं माइक्रोस्कोप में. सो माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि माइक्रोस्कोप में आपको कुछ इस तरह की बॉडीज नजर आएंगी जो कि बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है वी डू नॉट नो. क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि सेल बजाते खुद क्या है? वो ट्रांसपेरेंट है. सो वो टेक्निक जिसके जरिए आप कलर देते हो किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल को, वो सैंपल क्या हो सकता है? वो कोई सेल हो सकता है, सेल में मौजूद ऑर्गेनेलीज हो सकती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज में मौजूद बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आपके पास कोई फंजाई है, उसकी थ्रेड है जिसको हाइफी बोल सकते हैं, वो हो सकता है. इसमें आप बहुत सारे केमिकल्स जब यूज करते हो ताकि आप कलर करो इस बायोलॉजिकल सैंपल को बाय यूजिंग द केमिकल्स. सो उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? उन केमिकल्स को हम बोलते हैं स्टेन्स, जो जिसकी वजह से क्या होगा? जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं दे विल बी विजिबल टू यू, वो आपको नजर आएंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं इस यहां पे बात करूं, से ये फुल बोर्ड है, ये तमाम का तमाम ब्लैक में लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट्स करने के लिए मैं रेड यूज कर रहा हूं. सो रेड एक्चुअली इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कलर हो जाए और आप इसको देख सकें, आप इसको याद रख सकें, आप इसको समझ सकें. सो ऐसे ही जब बायोलॉजिकल सैंपल, चाहे सेल हो, ऑर्गेनेली हो, मॉलिक्यूल्स हो, उसको जब आप कलर करोगे डिफरेंट केमिकल्स से जिनको हम स्टेन्स बोलते हैं, सो वो हमें नजर आएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं दैट वी हैव अ सेल, कि आपको एक सेल है जिसको आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं. नाउ इस सेल पे आपने एक केमिकल डाला जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसको कलर मिल जाता है. कौन सा? ब्लैक कलर मिल जाता है. तो इसका मतलब कि जब आप केमिकल
उस सेल के सॉल्यूशन पे डालेंगे और आपको ब्लैक डॉट्स नजर आएंगे, तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि वो ब्लैक डॉट्स एक्चुअली क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को आप काउंट करोगे तो मतलब आप जो है सेल को काउंट कर लोगे। उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि इसी सेल में मुझे गोल्जी अपरेटस भी नजर आए। सो इसी सेल पे पहले मैंने एक स्टेन यूज किया, अब जब दूसरा स्टेन यूज करूंगा वो दूसरा स्टेन गोल्जी अपरेटस को कलर देगा। सो फॉर एग्जांपल गोल्जी अपरेटस को कौन सा कलर मिल जाता है, ब्लू कलर मिल जाता है। सो अब आपको उस बायोलॉजिकल सैंपल में दो कलर नजर आएंगे, जो ब्लैक होगा वो न्यूक्लियस को शो करेगा, जो ब्लू है वो गोल्जी अपरेटस को शो करेगा। तो इसका मतलब कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको ब्लू और ब्लैक अलग नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेनिंग की वजह से माइक्रोस्कोपी में क्या इंप्रूव होती है, माइक्रोस्कोपी में रिजोल्यूशन पावर इंप्रूव होती है, क्योंकि रेड और ब्लू में आप, क्योंकि ब्लैक और ब्लू में आप इजीली फर्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब रेजोल्यूशन पावर प्रॉपर्टी जो है माइक्रोस्कोप की वो इंप्रूव होती है। सो द स्टेनिंग इंक्रीजेस the resolution power of microscope. Why? Because now it is a contrast develop होगा, सेल को स्टडी करने में बहुत ही ज्यादा आसानी आएगी। Now dear students, अगर हम जब स्टेन्स की बात करते हैं कि स्टेन्स वो केमिकल हैं जो कि सेल को या सेल के किसी कंपोनेंट को या किसी बायोलॉजिकल सैंपल को कलर करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि उस स्टेन को कितना यूज किया जाएगा, आया उस स्टेन से वो सैंपल डिस्ट्रॉय होगा या नहीं, और आया वो जो स्टेन है वो अच्छा कलर देगा या नहीं देगा। सो इन जवाबों के लिए बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है, और उस रिसर्च का खुलासा ये है कि वो स्टेन्स जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज होते हैं और वो बायोलॉजिकल सैंपल के लिए खतरनाक नहीं होते, किसी हद तक बहुत थोड़े खतरनाक होते हैं, इस किस्म के स्टेन्स को हम क्या बोलते हैं, वाइटल स्टेन्स बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर बायोलॉजिकल सैंपल लिविंग है तो लिविंग पे आप वाइटल स्टेन्स को यूज करोगे, ना कि किसी ऐसे स्टेन को जो कि उस सैंपल, उस लिविंग सैंपल के लिए क्या हो, डेंजरस हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि आपने लेट्स सपोज ऑनियन, प्याज लिया और प्याज के ऊपर जो पतला सा छिलका होता है एपिथेलियम, उसको अगर आप स्टेन करेंगे, उसको जब आप स्टेन करेंगे सो डिफरेंट कलर्स आपके पास उसमें नजर आएंगे, हर एक कलर आपको कोई एक ऑर्गेनली शो कर रहा होगा, बट वहां पे जो स्टेन्स यूज करेंगे वो लेस टॉक्सिक होनी चाहिए। क्यों? ताकि वो सेल्स को डैमेज ना करें। बट फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि हमारे पास एक छोटा सा लकड़ी का पीस है, बहुत पतला लकड़ी का पीस है, वो तो ऑलरेडी डेड है, उसके ऊपर हम डिफरेंट और किस्म के स्टेन्स भी यूज कर सकते हैं। सो याद ये रखना है कि लिविंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइटल स्टेन्स। और वाइटल स्टेन्स वो हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन लो होती है और वो सैंपल के लिए लेस टॉक्सिक होते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट कि दो स्टेन्स भी आप यूज कर सकते हो, दो स्टेन्स भी एक सैंपल पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें हमने ब्लैक किया, पहले न्यूक्लियस हुआ, सो जब सैंपल पे आप पहला स्टेन डालोगे वो स्टेन क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्टेन। वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल स्टेन। इस प्रिंसिपल स्टेन के बाद इसी सैंपल पे आपने दूसरा स्टेन भी अप्लाई किया, दूसरा केमिकल भी अप्लाई किया, सो वो दूसरा क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज काउंटर स्टेन। उसको आप क्या बोलेंगे, काउंटर स्टेन। सो व्हाट इज प्रिंसिपल स्टेन, द फर्स्ट स्टेन व्हिच इज यूज्ड विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एंड द सेकंड स्टेन when used will be called as what, counter. So you should remember that counter stain जो है, what it does, it improves resolution. It improves what, रेजोल्यूशन पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, कि ये माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर को इंप्रूव करेगा, क्योंकि दो कलर्स आएंगे तो माइक्रोस्कोप उसको इजीली डिटेक्ट करेगा एंड यू विल बी एबल टू सी द न्यूक्लियस एज वेल एज द गोल्जी अपरेटस। सो स्टूडेंट्स एमसीक्यू के लिहाज से प्रिंसिपल स्टेन और काउंटर स्टेन, और साथ में ये करता क्या है, रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को इंक्रीज करता है। सो इन तीन पॉइंट्स को आप एज ए एमसीक्यू मस्ट याद रखिएगा। और साथ में सेल जो है बजाते खुद क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ जो स्टेन्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं और कुछ स्टेन्स क्या होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। मतलब जो टेम्पररी स्टेन्स हैं
वो वॉशेबल है, उन पे आप दोबारा से कोई एक सॉल्वेंट डालो, वो स्टेन को रिमूव कर देगा और सैंपल आपको दोबारा पिछली फॉर्म की ही तरह मिलेगा। लेकिन अगर जो स्टेन है वो परमानेंट है, सो इट इज नॉन वॉशेबल, उस स्टेन को आप दोबारा रिमूव नहीं कर सकते। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि कपड़ों पे अगर इंक लग जाए, सो इंक का जो दाग है और इसी तरह जो अनार के जूस का दाग है वो रिमूव नहीं होता, तो मतलब वो कपड़ों को कलर कर देता है क्या, परमानेंटली। और कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कि आसानी धोने से रिमूव हो जाते हैं, सो दे आर व्हाट, दे आर एक्चुअली टेम्पररी स्टेन्स। नाउ स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ डिफरेंट सैंपल, जिस चीज को आपने स्टेन करना है उसके लिए स्पेसिफिक स्टेन यूज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी अ टेबल, इस टेबल में आपके पास टेम्पररी स्टेन्स भी हैं और इस टेबल में आपके पास परमानेंट स्टेन्स भी हैं, और जो ये स्टेन की लिस्ट आपको फर्स्ट कॉलम में मिल रही है, कौन सा स्टेन कौन सा कलर दे रहा है, किस ऑर्गेनेली को दे रहा है, it can be shown easily in this table. Now students, इस तमाम टेबल में आपको मस्ट याद रखना है कि डीएनए को कौन सा केमिकल स्टेन करता है। So you should remember and you can see in that table कि डीएनए को कौन स्टेन कर रहा है। उसके साथ साथ सेकंड जो है, न्यूक्लियस को स्टेनिंग के लिए कौन सा स्टेन आप यूज करते हैं, उसका आंसर भी आपको इसी टेबल में मिलेगा। सो इस टेबल को एज ए एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है, जो कि आपकी बुक में भी अवेलेबल है और यहां पे भी आपको शो हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टेक्निक। तीसरी कौन सी टेक्निक है जो कि सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे, एंड दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड टेक्निक है और लास्ट टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का, दैट इज व्हाट सेल फ्रैक्शनेशन, और यू कैन कॉल इट व्हाट सेंट्रीफ्यूगेशन। डियर स्टूडेंट्स, अपनी नॉर्मल लाइफ में फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने बहुत सारी न्यूज देखी होंगी कि फला एक इमरजेंसी, एक एक्सीडेंट में से डीएनए सैंपल लिए गए। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि किसी एक जगह जहां पे कत्ल हुआ है वहां से डीएनए सैंपल्स लिए गए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये होता कैसे है? इट इज वेरी मच सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जहाज है वो तबाह हो जाता है और उसमें जो मुसाफिर हैं वो भी सारे झुलस जाते हैं, लेकिन किसी एक लाश की हमें दांत मिल जाता है। सो वो दांत एक्चुअली क्या है? वो उस इंसान का बॉडी पार्ट है। सो हम बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे? उस दांत को लेंगे और उस दांत से डीएनए आइसोलेट करेंगे। किस टेक्निक के जरिए? थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनेशन। सो कैसे करेंगे? इसी तरह मैं ये कहूं कि अगर आपको खून मिल जाता है, खून से आप डीएनए निकालते हैं, वो कैसे करेंगे? उसके साथ साथ आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि एक प्लांट है, प्लांट से आप डीएनए निकालना चाहते हो। सो जो प्लांट का पत्ता है, जो पत्ता है वो एक्चुअली क्या है? टिश्यू है। टिश्यू बना है सेल से, तो मतलब आप सेल को अलग करोगे। सेल के अंदर मौजूद है डीएनए न्यूक्लियस, मतलब आप न्यूक्लियस को निकालोगे, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है। सो टिश्यू से सेल को अलग करना, सेल से सेल ऑर्गेनेलीज को अलग करना, ऑर्गेनेलीज से फिर बायोमोलिक्यूल्स को अलग करना। सो जब आप सेल के हिस्से हिस्से करोगे, किस टेक्निक के जरिए? सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन के जरिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये टेक्निक कैसी है? This is a technique which is used to divide the cell into its components. ये वो टेक्निक है जिसमें सेल को उसके हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो सेल के हिस्से एक्चुअली क्या है? सेल के हिस्से उसके ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है। नाउ ये सेपरेट आप कैसे करोगे? इस सेपरेशन के लिए आप यूज करोगे एक सेंट्रीफ्यूज मशीन। और सेंट्रीफ्यूज मशीन एक सिंपल सी मशीन है जिसके अंदर रोटर लगा होता है। क्या लगा होता है? रोटर। सो उस रोटर में आप ट्यूब्स रखते हैं और ढक्कन को बंद करते हैं, ऑन करते हैं। सो वो रोटर बहुत तेजी के साथ घूमता है। सो जब भी कोई चीज घूमती है उसकी वजह से व्हाट हैपेंस? आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होती है। जैसे कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, सो दो फोर्सेस होंगी। जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो फोर्स आउट ऑफ द सर्कल है, सर्कल से बाहर है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होगी। सो डियर स्टूडेंट्स,
वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी कौन प्रोड्यूस करता है? सेंट्रीफ्यूज मशीन करता है। और उस आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वजह से जो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं। किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज, on the basis of their densities. And what is density? Density is the ratio of mass per unit volume. Ratio of what? Mass per unit volume. Now students, सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो सेल को उसके कंपोनेंट्स में यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, और ये जो कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करते हो किस बुनियाद पे? उनके मास और वॉल्यूम के रेशियो की बुनियाद पे, जिसमें प्रिंसिपल क्या यूज होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिंसिपल यूज होगा। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप इमेजिन करें कि ये एक बॉक्स है, जैसे कि आप लोगों को यहां पे नजर भी आ रहा होगा। इस बॉक्स के अंदर रोटर लगा है जो कि गोल गोल घूमता है। सो व्हाट वी विल डू, पहला स्टेप क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम लीफ लेते हैं। सो पहला स्टेप ये होगा कि आप लीफ लोगे, उसको आप एक बफर सॉल्यूशन में डालोगे। लीफ में आप क्या डालोगे? एक बफर डालोगे जो कि लीफ के अंदर पीएच को चेंज ना करे, मतलब एक खास ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे और उस पत्ते का हम जूस बनाएंगे। इतनी लेवल तक जूस बनाएंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए? होमोजिनेट आ जाए। होमोजिनेट कैसे आएगा? पत्ता लिया, उसको मोटर और पैसल की वजह से उसको बहुत रगड़ लिया, या उसको आप एक जूसर में डाल देते हो और एक बहुत ही लाइट, बहुत हाई स्पीड से आप उसका जूस बनाते हो ताकि वो पत्ता फुल टूट जाए। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग तब तक करेंगे जब तक होमोजिनेट ना बने। अब होमोजिनेट क्या है? होमोजिनेट एक्चुअली वो मिक्सचर होता है जिसमें मौजूद जो सब्सटेंसेस हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में हर जगह मौजूद हो। सो एक होमोजिनेट सॉल्यूशन बनेगा ना। उसके बाद क्या करेंगे कि इस होमोजिनेट सॉल्यूशन को हम डालेंगे एक ट्यूब में। उस ट्यूब को रखेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के रोटर में और सेंट्रीफ्यूज मशीन का बटन ऑन करेंगे। लेकिन उससे पहले सेंट्रीफ्यूज मशीन की जो स्पीड है, उसके रोटर की जो स्पीड है, वो हम क्या रखेंगे? लो रखेंगे। वो क्या रखेंगे? लो रखेंगे। सो व्हाट वुड हैपन कि जब इस होमोजिनेट को आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे वो गोल गोल घूमेगा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। सो इस होमोजिनेट में जितनी भी भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और जो हल्की चीजें होंगी वो ऊपर रहेंगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप किसी इंसान से खून ले लेते हैं, क्लियर, उस खून को आप एक ट्यूब में डाल लें ना, उस ट्यूब को आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे ये क्या रेड ब्लड सेल नीचे बैठे होंगे और जो प्लाज्मा है, जो पानी है, वो ऊपर होगा। सो रेड ब्लड सेल नीचे क्यों बैठा? बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी, क्योंकि वो पानी से क्या है? भारी है। तो यही वजह है कि जब उस खून को हम रखेंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन में, सेंट्रीफ्यूज मशीन घूमेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा होगी। सो व्हाट वुड हैपन? जो भारी चीजें हैं वो नीचे बैठेंगी, हल्की ऊपर रहेंगी। सो जो चीजें नीचे बैठ जाती हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रिसिपिटेट। और जो ऊपर हल्का सॉल्यूशन रह जाता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपरनेटेंट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सुपरनेटेंट। सो हमने कोई टिश्यू लिया, कोई सेल लिया, इवन दांत लिया, दांत को भी ग्राइंड कर देंगे। यहां पे हम लीफ को ले रहे हैं। सो ग्राइंडिंग के बाद होमोजिनेट बनाया, उस होमोजिनेट को हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा और जो स्पीड है वो हमने तकरीबन 1000 राउंड्स पर मिनट लिखा। कितने? 1000 राउंड्स पर मिनट का मतलब कि 1000 बार 1 मिनट में वो मशीन गोल गोल घूमेगी, जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी आएगी दैट इज इक्वल टू 800 G। सो अगर आप 800 G पे सेंट्रीफ्यूज मशीन को रन करेंगे कितने टाइम के लिए? 10 मिनट के लिए। सो नीचे जो प्रिसिपिटेट आएगा उसमें तमाम का तमाम क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और साथ में कुछ गंध वगैरह जो है वो भी रहेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो ये ऊपर वाला सुपरनेटेंट है इसमें अब क्या मौजूद है? इसमें न्यूक्लियस के अलावा और सब कुछ मौजूद है। राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, क्लोरोप्लास्ट है और बहुत सारी और ऑर्गेनेलीज। नाउ व्हाट यू विल डू कि आप इस सुपरनेटेंट वाले हिस्से को दूसरी ट्यूब में डालेंगे,
उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, लेकिन अब हम स्पीड बढ़ाएंगे और स्पीड को आप ले जाएंगे 20,000 जी पे। कितने टाइम के लिए? 15 मिनट के लिए। तो क्या होगा? जो नीचे प्रेसिपिटेट है उसमें आपके पास आएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब आपने 800 जी पे न्यूक्लियस को अलहदा किया, सुपरनेटेंट को निकाल के दूसरी ट्यूब में डाला, फिर 20,000 पे इसको रन किया, तब माइटोकॉन्ड्रिया नीचे बैठ गया, बाकी सब कुछ ऊपर। इस ऊपर सुपरनेटेंट को आप निकाल दें तो नीचे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया बच जाएगा। सो मतलब आप सेल के क्या कर रहे हो? टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। किस बुनियाद पे? उनकी डेंसिटी की बुनियाद पे। वजह, जो न्यूक्लियस है वो सेल का सबसे भारी पोर्शन है, सो लो स्पीड पे वो सेपरेट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस से थोड़ा हल्का है, सो उसके लिए स्पीड हाई हुई। इसी तरह सुपरनेटेंट को अगर आप ले जाते हैं 1 लाख स्पीड पे, 100,000 1 लाख स्पीड पे फॉर 60 मिनट, तब क्या सेपरेट होगा? तब हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं माइक्रोसोम्स, सेपरेट हो जाते हैं। और अगर सुपरनेटेंट को आप ले जाते हो 1,50,000 जी पे, तब क्या सेपरेट होगा? तब हमारे पास राइबोसोम सेपरेट होगा। तो इसका मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए हमने सेल को उसके हिस्सों में तकसीम किया अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज की बुनियाद पे। लेकिन शर्त यह है कि जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल फ्रैक्शनेशन करेंगे तो शुरुआत हमेशा लो स्पीड से करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड को मजीद बढ़ाते जाएंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपको राइबोसोम आइसोलेट करना है और अगर आप इस होमोजिनेट को डायरेक्टली 1,50,000 पे ले जाओगे तो राइबोसोम तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन साथ में माइक्रोसोम भी बैठा होगा, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रिसिपिटेट हुआ होगा, न्यूक्लियस भी प्रिसिपिटेट हुआ होगा। तो आपने सेल के कंपोनेंट्स तो अलहदा ना किए। सो अगर हमें राइबोसोम चाहिए तो पहले न्यूक्लियस को हटाएंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हटाएंगे, फिर माइक्रोसोम्स को हटाएंगे, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा? राइबोसोम्स आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम बात से हम एक और एमसीक्यू बना सकते हैं कि सेल का सबसे भारी ऑर्गेनेली कौन सा है जिसके लिए स्पीड कम चाहिए होती है? दैट इज द न्यूक्लियस। और सेल का सबसे हल्का सबसे लो डेंसिटी ऑर्गेनेली कौन है? राइबोसोम, जिसके लिए स्पीड कितनी चाहिए? 1,50,000 जी फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 3 आवर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जब डीएनए आइसोलेट किया जाता है तो उसमें क्या होता है? यही सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें जब न्यूक्लियस आपके आता है फिर इस न्यूक्लियस को अलहदा और सेंट्रीफ्यूज पे लिया जाता है, जिसमें से डीएनए आपके पास आइसोलेट होगा एंड दैट डीएनए विल बी अवेलेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। उस डीएनए पे आप मजीद एनालिसिस कर सकते हैं, उनको मजीद आप स्टडी करेंगे, जिसके लिए आप और टेक्निक्स यूज करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूं कि अगर हमारे पास एक लीफ से डीएनए आइसोलेट हो जाता है और मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि उस डीएनए का वजन कितना है, तो उसके लिए हम किसी और टेक्निक पे जाएंगे जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी सवाल के साथ मैं आप लोगों से इजाजत मांगूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।